आप सभी पशु चिकित्सकों का ई लर्निंग सेशन में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हीमोप्रोटोजोवन डिजीज के विषय में बतलाना चाहता हूं, जिसका नाम है ट्रॉपिकल बोवाइन थैलेरियोसिस। ट्रॉपिकल बोवाइन थैलेरियोसिस जो है वो मुख्य रूप से थैलेरिया एनुलाटा नामक पैरासाइट हीमोपैरासाइट के द्वारा होता है। यह जो डिजीज है वो टिक्स जो हाइलोमा एनाटोलिकम नामक टिक्स के द्वारा वो डिजीज ट्रांसमिट होता है। और यह जो थैलेरिया एनुलाटा जो पैरासाइट है बहुत ही हाईली पैथोजेनिक है। यह मुख्य रूप से रूमिनेंट्स को प्रभावित करता है। साथ ही साथ इसके अलावे एक और इम्पोर्टेंट पैरासाइट है जो कि हमारे देश में पाया जाता है और कभी कभी वो हालांकि नॉन पैथोजेनिक ही होता है, माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज कॉज करता है, लेकिन कभी कभी इसका अन्य राज्यों में इसका आउटब्रेक भी देखा गया है। उसका नाम है थैलेरिया बेनाइन थैलेरियोसिस जिसको कहते हैं। वो जो बेनाइन थैलेरियोसिस जो होता है वो थैलेरिया ओरिएंटलिस नामक हीमोपैरासाइट के द्वारा होता है। और यह जो डिजीज जो है हीमोफाइसेलिस नामक टिक्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो ये हम लोग अब जस्ट इनके विषय में जब हम जान चुके हैं कि किस कारण से हो रहा है, तो इसकी लाइफ साइकिल हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि इसलिए डिजीज क्यों ये खतरनाक है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल जो होती है जो अपना कंप्लीट करने के लिए इसके दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला एक वर्टिब्रेट होस्ट चाहिए और दूसरा एक इनवर्टिब्रेट होस्ट। वर्टिब्रेट होस्ट के रूप में हम लोग जैसे ससेप्टेबल जो ये भी एनिमल्स हैं वो एक हो गए, और ये इनवर्टिब्रेट होस्ट के रूप में जो टिक्स है। तो इस प्रकार से ये अपना लाइफ साइकिल के लिए इनकी जो कंप्लीट जो होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज में होता क्या है कि जो इन्फेक्टेड टिक्स हैं और उनके सलाइवा में वो क्या होते हैं, स्पोरोजोइट्स होते हैं। जब वो टिक्स वो फीड करने जाते हैं, माने किसी ससेप्टेबल एनिमल को जब फीड करते हैं तो ये क्या करते हैं, स्पोरोजोइट्स को वहां पे रिलीज कर देते हैं। तो वो स्पोरोजोइट्स सबसे पहले कहाँ अटैक करता है, वो स्पोरोजोइट सबसे पहले वो जाके वो ब्लड सेल्स के WBC दैट इज लिम्फोसाइट को सबसे पहले जाकर वो अटैक करता है। और वहां पर जाकर ये स्पोरोजोइट साइजोन्ट के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। और वो इन्फेक्टेड साइजोन्ट इन्फेक्टेड लिम्फोसाइट क्या होता है, उसका वो क्लोनल एक्सपेंशन होता है, बहुत लिम्फो प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद जिस इन्फेक्टेड साइजोन्ट इन्फेक्टेड जो लिम्फोसाइट है वो आफ्टर मैचुरेशन रप्चर होके वो मीरोजोइट्स रिलीज करता है। और वो मीरोजोइट्स जो हैं वो दूसरे कोई अदर डिफरेंट फॉर्म्स जैसे स्टेजेस ऑफ टिक्स जैसे निम्फ हो गया, एडल्ट भी हो गया, लार्वल, कोई भी स्टेजेस हैं तो ये स्टेज भी वो फीड करके वो मीरोजोइट्स उसको ले लेता है। और जब वो जो ही वो मीरोजोइट्स उस टिक्स के द्वारा जब लिया जाता है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने से वहाँ पर उसके हाइंड गट में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और वो जाइगोट जो होता है डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद क्या होता है, जो ही डिवाइड करता है तो वहाँ पर नीट का फॉर्मेशन करता है। वो नीट क्या होता है, एक सेलुलर पार्ट है जो कि मोटाइल नेचर का होता है। और वो ड्यू टू इट्स मोटाइल नेचर वो भाया हीमोलिम्फ टिक्स के हीमोलिम्फ के माध्यम से वो ट्रेवल करके वो टिक्स के सेलेब्री ग्लैंड्स को जाकर वो वहाँ पर वो चला जाता है। जाने के बाद वहाँ पर स्पोरोगोनी की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और जहाँ पर स्पोरोगोनी जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पोरोजोइट्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं। और इस प्रकार से ये फर्दर जब स्पोरोजोइट्स बनेंगे तो वो फिर फर्दर किसी दूसरे ससेप्टेबल एनिमल को वो डिजीज ट्रांसमिट करेगा। तो इस प्रकार से लाइफ साइकिल के विषय में हम जान चुके हैं। तो अब हम लोग इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या है तो हम लोग देखेंगे, प्रायः देखते हैं क्या कि इसमें जो फील्ड कंडीशंस में आप देखेंगे क्या कि जानवर को बुखार रहता है वो जो 105 से 106 डिग्री, लेकिन उस बुखार की अवस्था में भी जानवर खाते रहता है। इसके अलावे आप देखेंगे क्या कि प्री स्केपुलर एंड प्री फीमोलर लिम्फ नोड्स जो है इनलार्ज हो जाते हैं। साथ ही साथ लैक्राइमेशन, नेजल डिस्चार्ज, किसी पशु में कफिंग एनीमिया। आप क्लिनिकली जब म्यूकस मेम्ब्रेन को हम लोग जब डिटेक्ट करेंगे तो वहाँ पर एनीमिया भी मिलेगा। साथ ही साथ ये जो पशु जो है धीरे धीरे खाना तो खाते जाएगा लेकिन वो दुबला पतला होते जाएगा।
तो ये जो इसके अलावे भी कभी कभी सेरेब्रल फॉर्म ऑफ थैलेरोसिस भी पाए गए हैं और रिपोर्टेड किया गया है। इसके अलावा काप्स में हम लोग देखें क्या कि एक जो थैलेमिया होते हैं, आँख जो है ना बल्ज आउट निकल जाता है उसका, आँखें जो होती हैं जो इन्फेक्टेड थैलेरिया से जो अफेक्टेड जो काप्स होते हैं उनके जो आँख जो होते हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो और साथ ही साथ नोडुलर फॉर क्यूटेनियस फॉर्म ऑफ थैलेरोसिस का भी रिपोर्टेड है फील्ड के अन्य राज्यों में। तो ये मुख्य रूप से इनके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स है। तो नट सेल में हमें फील्ड कंडीशंस में यही मुख्य रूप से पायरेक्सिया रहने के साथ साथ जानवर खाते रहता है, और उसके अलावे ये जो है कफिंग, लिम्फेडिनोपैथी, कैकेक्सिया, एनीमिया। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द बोवाइन थैलेरियोसिस। थैलेरियोसिस के डायग्नोसिस के लिए हम लोग फील्ड कंडीशन में क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम पर जनरली डिपेंड होते हैं। तो जैसे कि पशु के ऊपर टिक्स का मिलना, उनके आंखों से लैक्राइमेशन, लिम्फेडिनोपैथी दैट इज स्वेलिंग ऑफ प्री एंड पोस्ट स्केपुलर लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो जाना, कफिंग का रहना, एनीमिया, पेल म्यूकस मेम्ब्रेन का होना। तो दीज आर द क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन टेंटेटिवली डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन फील्ड के कंडीशन में हम लोग ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। जिम्सा ब्लड स्मीयर, इसके लिए क्या करते हैं, जिम्सा स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। इस जिम्सा स्टेन के लिए करने के लिए हमें ब्लड की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ लिम्फ नोड स्मीयर भी हम लोग बना सकते हैं। तो इनके द्वारा लिम्फ नोड स्मीयर एंड ब्लड स्मीयर के द्वारा हम लोग पैरासाइट को जनरली डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लिम्फ नोड से जो हम लोग जो बायोप्सी स्मीयर जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग जनरली साइजोन टेस्टेज हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से इसके अलावे ये तो जितने भी जो ये स्लाइड के जो मेथड्स हैं, ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन के मेथड है, ये एक्यूट कंडीशन के लिए है, क्लिनिकल केसेस के लिए है। लेकिन कभी कभी डिजीज जो होता है क्रोनिक जब हो जाता है तो वो माइल्डर डिजीज जब क्रोनिक हो जाता है तो वो कैरियर स्टेज में चला जाता है, वो बीमारी जो होती है। तो उस कंडीशन में ब्लड स्मीयर का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। तो उस कंडीशन में डायग्नोज करने के लिए सेरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग IFAT एक टेस्ट होता है जिसको कि इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। साथ ही साथ इलाइजा टेस्ट, ये भी टेस्ट होता है जो कि हम लोग उसमें सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज जो पैरासाइट है थैलेरिया का उसके अगेंस्ट में जब हमारा जो पशु है वो एंटीबॉडी बनाता है तो उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए IFAT एंड इलाइजा टेस्ट हम लोग जनरली करते हैं। इसके अलावे फर्दर लेकिन इन दोनों में खासियत क्या है, इनमें क्या ड्रॉबैक्स है सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस में कि यह जो है यह न बता क्रॉस रिएक्टिविटी बहुत होती है। कहने का सेंस यह है कि जैसे हम ये नहीं बता पाएंगे, ये तो बता सकते हैं कि थैलेरिया का इन्फेक्शन है, लेकिन यह नहीं बता पाएंगे कि कौन सा पैरासाइट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी प्रकार कंफर्मेशन के लिए, स्पेसीज वाइज कंफर्मेशन के लिए हम लोग डिफरेंट मोलिकुलर टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल PCR हो गया, नेस्टेड PCR हो गया, रियल टाइम PCR हो गया, लैम्प हो गया। तो ये जो प्रोसीजर मोलिकुलर प्रोसीजर्स हैं जिससे कि 100% हम लोग डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। इवन स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल इन्फेक्शन भी रहे तो भी हम दिस मोलिकुलर टूल से हम लोग डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रॉपिकल बोवाइन थैलेरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए करेंटली जो है हाइड्रोक्सीनेप्थोक्विनोन की फैमिली की 2 ड्रग्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला ड्रग है बुपारवाक्विनोन और दूसरा ड्रग है पारवाक्विनोन। तो बुपारवाक्विनोन की खासियत यह है कि यह जो है थैलेरिया के दोनों स्टेजेस को वो प्रोएक्ट करता है, जैसे कि साइजोन स्टेज एज वेल एज पायरोप्लाज्मिक स्टेज। जबकि ये जो पारवाक्विनोन जो होता है वो केवल
और केवल साइजोंट स्टेज पे ही काम करता है। इसलिए ये रिकमेंडेड, ये ड्रग जो है बहुत जगहों पे ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन बुपारवाक्यूनोन जो करंटली अवेलेबल ड्रग है, सभी जगहों यूज होता है। इसका डोज रेट है 2.5 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलरली। कभी कभी क्या होती है कि जब देखते हैं कि क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है और ये अगर डिजीज है तो 72 आवर्स के बाद भी इसे रिपीट करने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक चीज मैं बतलाना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जैसा कि ये जो ड्रग होता है बुपारवाक्यूनोन, ये पैरासाइटाइज्ड आरबीसी जो होते हैं, जो इन्फेक्टेड आरबीसी है, उनका हेवी डिस्ट्रक्शन करता है, जिसके कारण से पशु जो है ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी सीवियर एनीमिया के कारण डेथ हो जाती है। तो इन दैट सिचुएशन हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के विषय में भी सोचना होगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो है, जब पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम 15 से नीचे हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमें ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि पशु की मोर्टेलिटी को कम किया जा सके। साथ ही साथ लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी हमें रिकमेंड करना होता है, जिसका डोज रेट होता है 20 mg पर kg बॉडी वेट। इसे हम इंट्रामस्कुलरली देते हैं। साथ ही साथ प्लेन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, जिसका डोज रेट 10 to 20 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रावेनसली फॉर 3 to 5 डेज है। चूंकि इस ये थैलेरोसिस में इन्फ्लामेटरी प्रोसाइटोकाइंस भी बनते हैं, तो इन साइटोकाइंस को जो कि इन्फ्लामेशन में इन्फ्लामेटरी चेंजेस करते हैं, तो ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को कम करने के लिए, उनके लेवल को कम करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की आवश्यकता पड़ती है। तो साथ साथ हमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी रिकमेंड करना होता है। इसके अलावा इस बीमारी में चूंकि एनीमिया होता है तो हीमाटिनिक्स प्रिपरेशन, लीवर एक्सट्रैक्ट्स और भी सपोर्टिव जितने भी ड्रग्स हैं हमें उन्हें रिकमेंड करना पड़ता है। अभी करेंटली कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि थैलेरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव पाए गए हैं। उनमें है एक कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और दूसरा जो है पेगनम हर्माला। ये दो प्लांट्स हैं जो कि थैलेरिया के अगेंस्ट में बहुत अच्छी इनकी इफिकेसी पाई गई है। साथ ही साथ करेंटली नैनो बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को भी अटेम्प्ट किया गया है। यह जो नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसका मेन पर्पस क्या है कि वो ड्रग की टॉक्सिसिटी और उसके रेजिस्टेंस, चूंकि थैलेरिया के डिजीज को ये जो ड्रग के जो रेजिस्टेंस हो रहे हैं उसको वो कम करने के लिए नैनो बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पर भी काम किया गया है। तो इसका भी काफी हद तक अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो इसके अलावा ये जो नैनो बेस्ड जो ड्रग हैं, ये जो जब बुपारवाक्यूनोन की जो एफिकेसी है 92% देखी गई है, ये 100% इफेक्टिव नहीं है। साथ ही साथ इस ड्रग के अगेंस्ट में भी रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट देखा गया है। इसके अलावा जहाँ तक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात है, तो ये ट्रॉपिकल बोवाइन थैलेरोसिस के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए हमें दो मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, टू कंट्रोल द वेक्टर दैट इज टिक्स एंड सेकेंड थ्रू द वैक्सीनेशन। तो वेक्टर के लिए जो हमारे टिक्स जो हैं उनके बॉडी पे जो पाए जाते हैं, उनके लिए बहुत सारे एक्रिसाइडल ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका हम लोग यूज़ करके वो टिक्स को हम लोग मार सकते हैं और बीमारी को फर्दर वो ट्रांसमिशंस को हम लोग रोक सकते हैं। साथ ही साथ करेंटली अभी हमारे भारतवर्ष में रक्षा वैक्टी के नाम से वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि 2 माह के ऊपर के काप्स को दिया जाता है और इसका जो डोज है 3 ml सबक्यूटेनियसली, और यह जो है उस काप्स में इम्यूनिटी जो है 3 वर्षों के लिए प्रदान करती है। ऐसा सजेस्ट किया गया है कि काप्स को इंडियन कंडीशन में ये सजेस्ट किया गया है कि काप्स को हम लोग वैक्सीनेट करें और बुपारवाक्यूनोन को उसको रिजर्व करके रखें टू ट्रीट द ओनली क्लिनिकल केसेस। तो इस प्रकार से हम डिजीज को प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।